हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे दिल्ली में। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की सबसे कमजोर सरकार होने वाली है या मजबूत? और बीजेपी ने 2024 में 240 सीटें लेके आई हैं, तो क्या सबसे बड़ी जीत है या सबसे करारी हार मोदी के नेतृत्व में? एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज ये तय होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं वो कमजोर हैं या मजबूत प्रधानमंत्री हैं। देखिए, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी के सर पर हमेशा बना हुआ है। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, उससे आप तय करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा चरण है प्रधानमंत्री के रूप में वो किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि अगर हम लोकसभा की गणित की बात करें तो लोकसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं किसी सरकार की मजबूती के लिए, सबसे पहले होता है आपका लोकसभा स्पीकर पद, कि लोकसभा स्पीकर पद किसे मिल रहा है। अगर लोकसभा स्पीकर पद बीजेपी अपने पास रख पाई तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी सबसे मजबूत सरकार चला रहे हैं अपने तीसरे कार्यकाल में। वो इसलिए कि 2 बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। पहली बार 2014 में जब बीजेपी आई 282 सीटें थी, 2019 में 303 अपने बलबूते थी, अब मात्र 240 सीटें हैं। तो अगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी का स्पीकर बना पाते हैं तो ये सबसे बेहतरीन पल होगा बीजेपी के लिए, और इशारा आप समझ जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि अगर बीजेपी के जो 4 महत्वपूर्ण पद होते हैं सरकार के, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये 3 पद तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है विदेश मंत्री। अगर इन चारों पदों में बीजेपी अपना ही व्यक्ति बैठा पाई, अपनी पार्टी का व्यक्ति बैठा पाई, तो समझ लीजिएगा कि बीजेपी की सरकार मजबूती से चलने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी, छात्रों को भी ये विश्लेषण सुनना चाहिए। देखिए, सन 1989 से लेकर 2024 तक के जितने राजनीतिक आंकड़े या जो चुनाव हुए हैं सब मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, उनका विश्लेषण मैंने पढ़ा है, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कौन कहां पर क्या कर सकता है। इसलिए भरोसा रखिएगा कि जो ये विश्लेषण हम करने जा रहे हैं ये सटीक है। तो पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर बीजेपी अपना स्पीकर बना पाई, सबसे बड़ी बात, तो समझ लीजिएगा कि बीजेपी मजबूत सरकार चला रहे हैं मोदी जी। दूसरा, प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री अगर भाजपा का ही बनता है तो समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार 2014 और 19 की तरह मजबूत है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि क्या टीडीपी और जेडीयू, जिनका आचरण हमेशा पलटने वाला रहा है, क्या वो दबाव में आएंगे? तो देखिए, जेडीयू के अध्यक्ष जो वरिष्ठ नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने मोदी जी के पैर छू के ये बता दिया है कि मोदी जी के साथ वो संबंध है, दिल से हैं और वो आगे बढ़ने वाले हैं। यानी वो मोदी जी को धोखा नहीं देने वाले हैं। अगर उनकी नियत इधर उधर की होती रही तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं हनुमान हूं प्रधानमंत्री मोदी का और इनका पूरा साथ दूंगा। बाकी इस समय एनडीए 303 आंकड़े के साथ मौजूद है, यानी अगर जेडीयू हटती भी तो भी नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा डर है टीडीपी से, लेकिन वहां पर जनसेना पार्टी के, जिसने 21 के 21 विधानसभा अपने उम्मीदवार जिताए और 2 संसद सीटें जिताई, पवन जी, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देखिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, पवन जी हैं, ये आंधी हैं। तो आप समझ लीजिए कि टीडीपी भी इधर उधर करने की सोचेगी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार बहुत सालों बाद आई है और तेलुगु देशम नायडू के टीडीपी यानी चंद्रशेखर जो हमारे नायडू साहब हैं, उनका जितना जलील किया है इससे पूर्व सरकार ने, तो वो महसूस करते हैं कि मुझे अगर अपनी सरकार मजबूती से चलानी है और प्रधानमंत्री का साथ चाहिए तो मुझे हर हाल में प्रधानमंत्री का साथ देना ही होगा। अब व्यक्तिगत तौर पर मैंने जो 1989 से लेकर 2024 के आंकड़े देखे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। कारण बताता हूं मैं आपको क्यों बड़ी जीत है। देखिए, 2014 में जब मोदी सरकार आई तो बहुत बड़े वादे थे कि हम आपको रोजगार मिटा देंगे, महंगाई कर देंगे, और मोदी जी का जो नाम था, गुजरात की स्वच्छ छवि, गुजरात की जो पौराणिक छवि दिखाई गई थी, हिंदुवादी नेता दिखाया गया, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ था। रोजगार में भी प्रहार था, महंगाई में भी प्रहार था,
और धारा 370 हटाने का भी बात थी, हिंदुत्ववादी बात थी, मुसलमानों को डराने वाली बात थी, यानी उन सब का निचोड़ था। और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार पे प्रहार था। 2014 से ठीक पहले ये सोच थी बीजेपी के आने की। तो सब लोगों को लगा, भारतीयों को, कि नहीं यार मोदी जी हमें वो सब करके देंगे जो कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो अन्ना आंदोलन ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी कांग्रेस को। तो 2024 की जो 14 की जो जीत थी वो एक प्रकार से 10 साल के कुशासन की कांग्रेस की। और जिस तरह से राम मंदिर के बारे में अनर्गल बयानबाजी, राम सेतु के बारे में कि ये तो राम जी तो अवैध हैं, राम जी तो है ही नहीं, काल्पनिक है। तो ये जो चिढ़ थी, यानी देखिए हिंदुत्ववादी धारा, बेरोजगारी, महंगाई से निपटना, ये सब एक से जुड़ गए थे। और इसका फायदा 2014 में मोदी जी को मिला और वो बम्पर जीते लेके आए। यानी कि वो जीत एंटी कंबेंसी के कारण आसानी से मिलने वाली थी। इसलिए उस जीत की कल्पना आप कर सकते थे। आज के दौर में देखा जाए तो 2019 में 303 सीटें आई। ये कहा गया कि 2000 पहले 5 साल में कोई भ्रष्टाचार की खबरें नहीं थी, नोटबंदी जैसा कठिन फैसला था। तो यानी लोगों को लगा यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है। यानी चलो अभी तो 5 साल हैं और प्रधानमंत्री मोदी ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए थे कि 60 साल का जो कूड़ा है, गड्ढा है, उसे भरने के लिए मुझे कम से कम 10 साल चाहिए, कम से कम। तो लोगों को लगा यार एक मौका और देना चाहिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ चुकी थी। योगी जी ने कानून व्यवस्था के मामले में जो रवैया अपनाया, जहां पे लड़कियों का, महिलाओं का चलना दूभर था, लूट मार डकैती आम बात थी, वहां पर जो चीजें देखने को मिली उससे विश्वास बढ़ा। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में 2014 की तुलना में 2019 में ज्यादा सीटें मिली। और प्रधानमंत्री मोदी 2019 में 303 का आंकड़ा, जो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। लेकिन 2014 और 2019 के बाद जब 2024 की बात हम कर रहे हैं, 2024 में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर मोदी जी उतना काम नहीं कर पाए जो बातें की जा रही थी। राम मंदिर आपने बना दिया, सब कहते हैं राम मंदिर बन गया, कोई बात नहीं, अनुच्छेद 370 भी आपने हटा दिया, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चीजें वो चल नहीं पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दलित वोटर, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट वोटर बीजेपी के साथ आ चुका था हिंदुत्व के नाम पे, उसे 2024 से पहले जब अखिलेश यादव और बाकी जो धूर्त पार्टियों ने मिलकर, कथित तौर से धूर्त पार्टियां, कोई बीजेपी ये कहती है, उन्होंने लोगों को जो परसेप्शन बनवा दिया कि बीजेपी संविधान बदल देगी। और देखिए जो मोदी सरकार की मजबूती थी, स्ट्रांगनेस थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें 400 पार दीजिए, तो बीजेपी के उसी मजबूती को, मोदी जी की उसी मजबूती को विपक्ष ने उनकी कमजोरी बना दिया। तो देखिए कैसे गए वो, तो SC और ST के पास गए, ओबीसी के पास गए। देखिए आप हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी हिंदुत्व की आड़ में आरक्षण खत्म करने वाले हैं। मोदी जी हिंदुत्व की आड़ में गरीबों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। मोदी जी हिंदुत्व की आड़ में अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए नौकरी कहां लगी, बेरोजगारी तो उतनी की उतनी है, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, दलितों को तो नुकसान होना ही वाला है। और देखिए मुसलमान तो वैसे ही चिढ़ा था। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को सबसे करारी हार मिली, वहां पर जो परसेप्शन था वो था विपक्ष का, कांग्रेस और अखिलेश यादव का। देखिए महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़े ही नहीं लोग। ये किस मुद्दे पे लड़े, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, मुसलमानों को तो डरा के रखा। देखिए राम मंदिर बन गया है, कुछ नहीं होने वाला। और उसका उदाहरण यह है कि आज भी अयोध्या लोकसभा सीट से जो जीते हैं अवधेश, वो क्या बोल रहे हैं, उनसे एक चैनल पे कहा गया जय श्री राम का नारा लगाओ, तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? यानी अगर समाजवादी पार्टी के सांसद जो अयोध्या से बने हैं, अगर वो राम का नारा लगा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन उन्हें पता है कि मुसलमान उनसे छिटक जाएगा, तो मुसलमानों को तो दूर कर ही बीजेपी से दूर कर चुके थे। साथ में उनको थोड़ा पिछड़ों को और दलित वोटर को मिलाना था। और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा तो था ही, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा कि देखिए आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। और हिंदूवादी नेता, ये ब्राह्मणों की सरकार है, ये ठाकुरों की सरकार है, ये तुम्हारी सरकार नहीं है। इसलिए अखिलेश और राहुल ने मिलकर 3 चीजों पर फोकस करा, मुसलमान, दलित और पिछड़ा। इन तीनों को लेकर वो आगे कूदे। यही हाल उत्तराखंड में भी किया, यही उत्तर प्रदेश में भी किया, राजस्थान में ठाकुरों को नाराज किया, यानी ठाकुर भी नाराज हो गए। ठाकुरों ने, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों ने कसम खाई कि हमें बीजेपी को हराना है। सुनिए, यानी इतना सब होने के बावजूद
अगर मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इसके बावजूद बीजेपी को 240 सीटें मिल रही हैं, तो यह बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 10 साल के बाद दोबारा 240 में आना, 10 साल के बाद कांग्रेस को 2/3 का आंकड़ा पार ना करने देना, इसलिए यह बीजेपी की अब तक की सबसे मजबूत जीत है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को, पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को, जब वो इस पे जो पीएचडी करने वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पीएचडी कर रहे हैं, वो इस तथ्य को सामने रखें। रवि के बिंदास बोल का ये जो विश्लेषण है उसे सुनिएगा गौर से आप, कि 2024 की जीत 240 सीटों के साथ 2019 की 303 सीट और 2014 की 282 सीट, उनसे बेहतर 240 सीटें जो बीजेपी को मिली हैं, वो अब तक की पॉलिटिकल इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं कहूं अब तक के इतिहास में अगर कोई राजनीतिक दल सबसे ज्यादा सीट लेके आया है 400 के पार, वो कांग्रेस है 1984 में। उसके पहले उसके बाद कोई जा नहीं सकता, ये तय है। लेकिन ये जीत 1984 की कांग्रेस की जीत से भी बड़ी है। कारण यह है कि उस समय सहानुभूति वोट मिला था और इंदिरा गांधी को लोग कितना प्यार करते थे बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी को आर्यन लेडी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने वो करके दिखाए। मतलब हम लोग जो हिंदुस्तानी है वो दबंग लोगों को थोड़ा पसंद करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और वो दबंगनेस थी इंदिरा गांधी जी में। आज भी हम लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। 1984 में मुझे याद है, हम तो छोटा था, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जो माहौल था, हमारे घर परिवार में लोग रो रहे थे कि माँ चले गई, माँ चले गई। तो 1984 में जब वो सहानुभूति वोट मिलना तय था कांग्रेस को, तो समझ लीजिए। लेकिन दो लगातार तीसरी बार आप इतने ज्यादा जातिवाद के कॉन्सेप्ट में, इतने ज्यादा जहां पर विपक्षी और विदेशी जो संगठन थे, जो बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया में जबरदस्त माहौल बनाए हुए थे। यानी कि अगर हम बात करें कि विदेश लोग भी चाहते थे कि भारत में सरकार ना बने। यानी आप सोचिए, मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूं। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया मोदी सरकार ने, यह आरोप लगा। मेरे इस गढ़वा लोकसभा की, रामनगर विधानसभा की बात कर रहा हूं। यहां पे कांग्रेस के बूथ, हर बूथ में 11,000 से अधिक और 11,000 रुपए दिए गए थे अपने बूथ को। सोचिए आप सॉरी। और बीजेपी, जहां केंद्र में सरकार है, सबसे ज्यादा उनको पैसा मिला चंदे के रूप में। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और लगातार 2 साल से सरकार चला रही है, 2 सत्र। वो अपने बूथ वाले को, जो बूथ अध्यक्ष है, उसे मात्र 5,000 रुपए, 7,000 रुपए दे रहे हैं। यानी जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है 10 सालों से, वो अपने बूथ अध्यक्ष को रामनगर में 11,000 से अधिक रुपए दे रही है। यानी कहां से आया कांग्रेस पे पैसा? अगर उसका अकाउंट फ्रीज था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा मिला। और कोई पार्टियां, यानी बीजेपी को हराने के लिए बहुत प्रयास किए गए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेके आई। और जैसा मोदी जी ने कहा कि 14, 19 और 24 में मिला के जो आंकड़ा है कांग्रेस का, उससे अधिक हम लेके आए। और दूसरा, इस समय इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, उनकी कुल सीटें भी मोदी से कम है। यानी सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी की सीटों से कम है। तो इसीलिए 240 सीटें भारतीय इतिहास, चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत आंकड़ा है। सबसे मजबूत जीत बीजेपी को मिली, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और देखिए, जो राजनीतिक पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी, वो इस विश्लेषण को जरूर सुने, और उसमें कोई दोहराई नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 2014-2019 में मोदी सरकार की चर्चा रही। पहली बार आप ये सुन रहे हैं एनडीए सरकार। यानी कहीं लोग ये जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयंभू हो गए हैं, वो खुद के अलावा किसी को देख नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझ में आ गई कि कुछ निर्णय हैं जो लोगों के साथ लेके निर्णय लेने पड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ मोदी सरकार नहीं, यहाँ एनडीए सरकार कहना है और वही चलना है। तो ये चीजें भविष्य के राजनीति के संदर्भ में एक बहुत बेहतर है। क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना, क्योंकि कई बार मैं भी सही नहीं हो सकता हूं, तो कई बार बीजेपी के समर्थक जो थे, जो चाहते थे कि बीजेपी जीते, लेकिन मोदी जी के नारे से को लेकर कि मोदी जी की गारंटी, मोदी ये मोदी हो, तो लोगों ने कहा कहीं ये जो घमंड दूर हुआ है, उस कारण से ये चीजें निकल के गई हैं। देखिए, लिखते हैं अयोध्या से कैसे हार गए ये समझ में नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अयोध्या में
5 विधानसभा सीटें आती हैं, उस अयोध्या में जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है वहां से बीजेपी जीती है। बाकी 4 से 5-5, 10-10 हजार वोटों के अंतर से हारी है। और वो इसलिए हारी क्योंकि वहां पर मैंने कहा ना आपको कि दलित और पिछड़ों को यह बता दिया गया कि देखिए आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आप या राम मंदिर से बड़े खुश हो, आप हिंदूवादी सरकार से खुश हो, लेकिन आपके संविधान को बदल दिया जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए आप हिंदूवादी मत सोचिए, आप अपने जाति की बात सोचिए। तो जातिगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वहां हरवाया गया। लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होने जा रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि आईबी आपके पास है, एलआईयू आपके पास है, फिर भी बीजेपी विपक्ष से षड्यंत्र को क्यों समझ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अंदर भीतर घात भी हुआ है। यानी कि जिस तरह से बातें की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट सिलेक्शन था वो अमित शाह ने करवाया, उनकी नहीं, इसकी खैर मुझे पता नहीं क्योंकि मैं वो था नहीं, तो इस विषय पर मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं कि योगी की बात नहीं सुनी गई, अपने उम्मीदवार थोप दिए और वही उम्मीदवार हारे हैं जो अमित शाह के द्वारा उतारे गए थे। फिलहाल इस विषय पर ये मेरी अपनी ओर से कोई मत नहीं है, ये मेरे विश्लेषण से अलग है। फिलहाल इस रिपोर्ट का मतलब ये था कि रवि के बिंदास बोल आपको स्पष्ट कर देना चाहता है कि 2024 की बीजेपी की जीत चुनावी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, भले ही बहुमत के आंकड़े से दूर है। दूसरा, ये मजबूत सरकार होने जा रही है और ये मजबूत सरकार होगी कैसे? अगर बीजेपी अपना स्पीकर बना पाई, बीजेपी अपना ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सबसे बड़ी बात अपना वित्त मंत्री बना पाई। तो अगर ये 5 चीजें बीजेपी कर पाई तो समझ लीजिएगा कि बीजेपी ही रहने वाली है, मोदी उसी सोच में चलने वाले हैं कि मोदी सरकार, यानी देश के लिए काम करने वाले हैं। और हाँ, बहुत बहुत बड़े फैसले आने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हर फैसले में हम आपके साथ में हैं। और देखिए, कई बार हमसे लोग कहते हैं कि रवि तुम तो बीजेपी के पत्रकार हो, मोदी के पत्रकार हो। देखिए, हम विश्लेषण कर रहे हैं और उस विश्लेषण में अगर बीजेपी जीतती हुई आ रही है तो बताइए कहां से हम मोदी के या बीजेपी के हो गए। देखिए, अब ये तय मान लीजिए कि अगर जो वातावरण इस देश में है, इस वातावरण में आप या तो बीजेपी के हो सकते हैं या गैर बीजेपी के हो सकते हैं। कारण देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया आप अनुच्छेद 370 हटाने के साथ हो खिलाफ हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहूंगा यस, मैं उसके सही था, हट गई तो मैं बीजेपी का हो गया। दूसरी बात, क्या राम मंदिर बनाने के पक्ष में थे? यस, मैं था तो मैं बीजेपी का हो गया। क्या मैंने महंगाई, बेरोजगारी पर बीजेपी का बचाव किया? नहीं किया। लेकिन वहां लोग सुनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं जैसे सीएए बिल है, जहां पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रताड़ित लोग, उन मुस्लिम देशों के अगर भारत में आना चाहते हैं, उनको सरकार को नियम बना रही है और जो 2014 से पहले आ चुके हैं उनको लाने के लिए आप खुश हैं, सीए कानून का समर्थन करते हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल करता हूं, तो मैं बीजेपी का हो गया। तो बताइए, तो आपने ऐसी लकीर खींच दी है हाँ या ना में। तो हाँ या ना के जवाब में अगर आप ये सोचेंगे कि बीजेपी कांग्रेस का है तो क्या होगा? हाँ, अगर कोई पत्रकार महंगाई में, बेरोजगारी में किसी पार्टी का बचाव कर रहा है तो आप कह सकते हैं यार तो भक्त हो चुका है, चमचा हो चुका है। लेकिन हमने महंगाई, बेरोजगारी पर कभी भी मोदी सरकार का समर्थन नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कभी समर्थन नहीं किया। भ्रष्टाचार आज भी बदस्तूर जारी है, ये बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग इस विषय में चर्चा करना नहीं चाहते, विपक्ष के लोग हैं, मोदी के अंधे विरोधी। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देखने शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अगर बीजेपी मजबूत सरकार आप देखना चाहते हैं, अगर ये 5 चीजें हो पाई, स्पीकर, गृह, रक्षा, राज्य, रक्षा, वित्त और विदेश, अगर ये 5 चीजें बीजेपी कर पाई अपने पाले पर, तो समझ लीजिए कि ये अब तक की सबसे मजबूत सरकार मोदी जी देने वाले हैं। और ये मोदी सरकार नहीं, ये एनडीए सरकार होने वाली है, यानी लोकतांत्रिक सरकार जो लोकतंत्र के मूल्यों पर चलती है, जिसमें एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए दे शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में फॉलो जरूर कीजिएगा हमको, और सबसे बड़ी बात, जय भारत।